तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि इंटरेक्शन फॉर्मूला कंबाइंड और शीयर के केस में, कंबाइंड शीयर और टेंशन के केस में। अब हम लोग आते हैं फायरिंग फोर्स के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है, आप एक स्किप करके मेरे साथ जरूर पूछता है, इसको जब याद करना है। इन द डिजाइन ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन वेव बोल्ट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स एंड एडिशनल फोर्स कॉल्ड प्राइम फोर्स Q is to be considered. This additional force are mainly due to the flexibility of the connected plates. ठीक है ना? Consider the connection of a T section at to a plate as shown in the figure subjected to a tensile force 2T. ठीक है? ये होता किस कारण से फायरिंग फोर्स? ये जब अगर तुम हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन वेव बोल्ट में जाओगे, जब उसको हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन वेव बोल्ट को जब तुम वो टेंशन में जब आता है, उस पर जब टेंशन फोर्स लगता है, तो उसके में क्या होता है, जो प्लेट होता है, प्लेट की फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो जितना भी स्टील का प्लेट होता है वो कुछ हद तक वो फ्लेक्सिबल होता है, बहुत हद तक रिजिड होता है, तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लेट के कारण क्या होता है, एक फायरिंग फोर्स आता है, जिसको हम लोग कंसीडर करना चाहिए। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि ये वाला हमारा एक टी सेक्शन है, ठीक है ना? टी सेक्शन का प्लेट है, इसमें मेरा 2T टेंसाइल फोर्स लगा। एज द टेंसाइल फोर्स एक्ट द फ्लेंज ऑफ द टी सेक्शन, ये जो जो जैसे जैसे क्या बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स काम करता है, तो इसका जो फ्लेंज है, यानी कि ये वाला पार्ट जो बाहर प्रोजेक्टेड फ्लेंज कहते हैं। फ्लेंज क्या होता है? फ्लेंज पता ही है सबको। अगर आई सेक्शन में बात करते हैं तो आई सेक्शन का जो ऊपर का और नीचे का जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं फ्लेंज, और जो बीच का जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, वेब। तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो इसका इस पर्टिकुलर टी सेक्शन है, इसका जो फ्लेंज है वो क्या करता है, वो बेंड करता है कहाँ से, मिडिल पोर्शन से। इसका जो ऊपरा फ्लेंज है ये यहाँ बीच से मिडिल पोर्शन से बेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है? एंड प्रेसेस द कनेक्टिंग प्लेट नियर द बोल्ट, और ये क्या करता है, जो भी कनेक्टिंग प्लेट है, ये जो कनेक्टिंग प्लेट है, इस कनेक्टिंग प्लेट को क्या करता है, ये प्रेस करता है। इट गिव राइज टू द, हाँ स्क्रीन उल्टा दिख रहा है, मेरा तो सीधा दिख रहा है। तो तुम्हारा मोबाइल को तुम ठीक से रोटेट करो। तुम्हारा मोबाइल, सबका तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है स्क्रीन का, सबका ही हो रहा है। मेरे तो सीधा जा रहा है स्क्रीन, तुम लोग में टेढ़ा कैसे दिख रहा है? फायरिंग फोर्स सीधा नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो इतना देर से बोलना नहीं है, लोग बोलते भी नहीं, तुम लोग को देखते हैं। एक मिनट जब दिखे तो बता दो हमको। दिख रहा है? देखो रुको 2 मिनट रुक जाओ, अब दिख रहा है? आ गया ना? जब देखो अब क्या है, क्या, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि ये तुम्हारा एक फायरिंग फोर्स है। फायरिंग फोर्स का काम करता है, देखो कोई भी स्टील का प्लेट होता है उसको हद तक हम लोग रिजिड मानते हैं, वो उसमें कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक एडिशनल फोर्स जनरेट होता है, इसको हमको कंसीडर करना पड़ता है, तो फायरिंग फोर्स करता है। फायरिंग फोर्स कब काम करता है? मान लो कि ये तुम्हारा एक तरह का तुम्हारा ये टी सेक्शन है, ठीक है? इस टी सेक्शन में तुम्हारा टेंसाइल फोर्स होगा। तो जब टेंसाइल फोर्स काम करता है, जब तो ये क्या होगा, ये बेंड करने की कोशिश करेगा कफ लेने, यानी ये वाला पार्ट क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, ये इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा। और क्योंकि ये इस तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है, इसके हम दिखाते तुमको, ये कुछ इस तरह से तुमको घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है? ये इस तरह से मुड़ेगा। अब ये इस तरह से जो मुड़ रहा है, यानी कि यहाँ से लेके इस तरह से जो मुड़ेगा, इसके मुड़ने के क्रम में क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा। फोर्स किस पे लगाएगा? जो भी कनेक्टिंग प्लेट है, यानी कि जो प्लेट है जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इस कनेक्टिंग प्लेट पे ये फोर्स लगाता है, ठीक है? तो as the tensile force acts, the flange T bends in the middle portion and places the connecting fluid near the bolt. ये क्या करता है, जहाँ पर बोल्ट लगा हो वहाँ पर प्रेस करता है, ठीक है? It gives rise to additional contact force called firing force. ये एक additional forces को जनरेट करता है, contact forces को। इस contact force को क्या कहते हैं, firing force। ये contact force क्या है, ये बोल्ट के आसपास काम करता है। During the late 80s and early 90s, lot of research were published regarding assessing firing forces. 80 के 90 के दशक में बहुत सारा रिसर्च किया गया था, जिससे क्या बोलते हैं, फायरिंग फोर्स के बारे में, इसको यूज करने के बारे में बात किया गया था। अब फायरिंग फोर्स क्या है, इंडियन 800 IS जो कोड है हमारा 800, वो फायरिंग फोर्स जो क्यू है उसको उसके लिए ये फॉर्मूला देता है, ठीक है? अलग अलग चीजें, क्यू क्या है, फायरिंग फोर्स है,
T क्या है टोटल अप्लाइड टेंसाइल फोर्स, L क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट सेंट्रल लाइन टू द टो ऑफ द फिलेट वेल्ड और हाफ ऑफ द और टू द हाफ ऑफ द रूट ऑफ द रेडियस ऑफ द। ये अलग अलग देखो नॉमेनक्लेचर है, देख लेना इसको। इसमें बस यही फायरिंग फोर्स, ठीक है ना। बस इसका डेफिनेशन पूछेगा कि कैसे कैसे काम करता है, ये लिख लेना। फायरिंग फोर्स क्या है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी अलग अलग सेक्शन है, ये हम लोग डिजाइन का देख चुके हैं, ठीक है। ये सब की पहले डिस्कशन हो चुका है हम लोग का वोल्टेज का। क्या हेलो, कौन सा एलडी, कहां पर एलडी है? एलडी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट सेंट्रल लाइन टू द, यही ना पूछ रहे हो? हाँ तो एलई है, एक एलई है, एक एलवी है, ठीक है ना। ये अलग अलग चीज है, तो हमको यूज करने दो, मेरे आँख खराब हो गया धीरे धीरे, ठीक है। ये एक एलवी है, डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट सेंट्रल लाइन, बोल्ट के सेंट्रल लाइन से जो फिलेट वेल्ड है वहां तक का क्या बोलते हैं, बीच का दूरी, या हाफ ऑफ द रूट रेडियस टू द रूट, हाफ ऑफ द रूट रेडियस फॉर अ रोल्ड स्टील सेक्शन। ये एलवी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है इसको एलवी कहेंगे। एलसी क्या है, एलसी यहाँ से लेके ये कॉर्नर एज जो है ये यहाँ का दूरी है। टी क्या है, टेंसाइल फोर्स है। टी क्या है, इसका थिकनेस है। टी क्या है, टी प्लस क्यू है। यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे फोर्स आ रहा है वो क्या है, टी प्लस क्यू है। क्यू क्या है, फायरिंग फोर्स है। टी लग रहा है इधर देखो दोनों तरफ, ठीक है। और बोलो बी क्या है, बीटा क्या होगा? बीटा हम लोग लेंगे, एक फैक्टर है बीटा क्या है, इज इक्वल्स टू 2 फॉर नॉन प्री टेंशन बोल्ट एंड 1 फॉर प्री टेंशन बोल्ट। प्री टेंशन बोल्ट और नॉन प्री टेंशन बोल्ट क्या होता है? प्री टेंशन बोल्ट होता है कि देखिए हाँ, जिसमें हम लोग पहले से टेंशन इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। टेंशन इंसर्ट करने का बहुत तरीका होता है स्पीड स्पेक्ट्रम में, बोल्ट वगैरह में। तो उस तरीके से हम लोग टेंशन को इंसर्ट कर देते हैं जब हम लोग बोल्ट को टाइट करते हैं। तो बहुत सारे में क्या है, हम लोग टेंशन इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए है बीटा। एन क्या है, एन ये फैक्टर है, इसको 1.5 लेते हैं। बी क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज पर पेयर बोल्ट। एक जो बोल्ट का पेयर है उसके बीच का जो इफेक्टिव विड्थ होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बी दिखाया गया। एफ नॉट क्या है, प्रूफ स्पेस है, इनकंसिस्टेंट यूनिट। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द एंड प्लेट है। प्रूफ स्पेस क्या है, तुमको पता है, तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। अब नोट क्या है, नोट दैट द फायरिंग फोर्स डू नॉट डेवलप इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी बोल्ट सिंस when bolt failure take place, contact between the two consecutive plate is lost, ठीक है। फायरिंग फोर्स कभी भी ऑर्डिनरी बोल्ट के केस में नहीं डेवलप करेगा, ठीक है। अब हम लोग वेल्डिंग पढ़ चुके थे, वेल्डिंग में आज हम लोग देखेंगे वेल्डिंग का एसेंट्रिक कनेक्शन। वेल्डिंग सारा हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, इससे 2 क्लास पहले में वेल्डिंग सारा हम बता चुके हैं। ये सारा वेल्डिंग हो चुका है, हाँ। असाइनमेंट तुमने जमा कर दिए सब कोई? तो हम चेक करेंगे, समय नहीं मिला, समय में आओ चेक कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4.3 हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे, लास्ट क्लास में, ठीक है। अब डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन टू कनेक्ट टू प्लेट ऑफ द 20 mm 10 mm, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन से बना लेना आप लोग, ठीक है। इसमें भी आपका जो क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक कनेक्शन में सेम ही रूल अप्लाई होता है, पर इसमें क्या है, इसमें वेल्ड का एक क्या बोलते हैं आ जाता है, ठीक है। तो वेल्ड में हम लोग देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो एसेंट्रिक कनेक्शन प्लेन ऑफ द मूवमेंट एंड प्लेन ऑफ द वेल्ड इज द सेम, ठीक है। इसमें 2 तरह का है, एक प्लेन ऑफ द मूवमेंट और प्लेन ऑफ द वेल्ड इज द सेम। तो फिगर 4.1 shows a typical case. The eccentric load P is equivalent to direct load P at the center of the gravity of the group of the weld and twisting moment P, ठीक है। जैसे पिछला वाला बोल्ट के केस में क्या था, बोल्ट के केस में 2 केस आता था, एक तो डायरेक्ट लोड P के कारण से फोर्स आता था, एक और क्या था, डायरेक्ट लोड P क्या था, सेंटर ऑफ द, आपको जो सीधी था पूरा बोल्ट ग्रुप का, तो सीधी के बोल्ट ग्रुप के वहां से पास करता था डायरेक्ट लोड, और ट्विस्टिंग एक मोमेंट भी आता था जो कि क्या बोलते हैं वहां पर एक तरह का स्ट्रेस जनरेट करता था, बेंडिंग स्ट्रेस। तो सेम केस यहाँ भी 2 तरह का फोर्स है, एक डायरेक्ट लोड के कारण आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण आ रहा है। ट्विस्टिंग मोमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी लोड है वो आपका एसेंट्रिसिटी पे काम कर रहा है। इस एसेंट्रिसिटी पे काम करने के कारण से क्या है, वो एक तरह का मोमेंट जनरेट कर रहा है, उस मोमेंट के चलते भी एक तरह का स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि लेट अ वेट ऑफ यूनिफॉर्म साइज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट
साइज ऑफ द वेल्ड क्या होता है पहले से पता है कि अगर ये मेरा क्या बोलते हैं कि अगर वेल्ड है, ये मेरा वेल्ड का कनेक्शन है, तो ये जो है इसको हम कहेंगे साइज ऑफ द वेल्ड, और ये जो है मेरा इसको कहेंगे थ्रोट का थिकनेस, इसको कहेंगे थ्रोट का थिकनेस टी, और इसको कहेंगे साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है, तो ये हमको पहले से पता है। तो मान लेते हैं कि एक वेल्ड है जिसका यूनिफॉर्म साइज है, थ्रोट प्रोवाइड किया गया, और टी क्या है इफेक्टिव थ्रोट का थिकनेस है, ये एस हो गया, ये हो गया इसका टी थ्रोट थिकनेस। ठीक है, जो भी हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वेल्ड कनेक्शन में, वेल्ड सेक्शन में जो सबसे क्रिटिकल सेक्शन होता है वो होता है थ्रोट का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया, वो बहुत क्रिटिकल होता है ये। ठीक है, अब इफ d इज द डेप्थ ऑफ द वेल्ड, अगर d को हम डेप्थ ऑफ द वेल्ड मानते हैं, डेप्थ बोलिए या साइज ऑफ द वेल्ड बोलिए, एंड b इज द विड्थ, ठीक है, d क्या है डेप्थ मान लिया गया है, b क्या है विड्थ मान लिया गया, एज शोन इन द फिगर द शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर डेप्थ ऑफ द वेल्ड है और ये विड्थ ऑफ द वेल्ड है। साइज ऑफ द वेल्ड तो पता चल गया कि क्या है, साइज ऑफ द वेल्ड है कि ये जो प्लेट को जो कनेक्ट किया गया है प्लेट वेल्ड में ये जो आपका है इसको कहेंगे एस और इसको कहेंगे थ्रोट का थिकनेस। अब विड्थ क्या है, अब ये एसेंट्रिक कनेक्शन, इस एसेंट्रिक कनेक्शन में ये जो है ये आपका विड्थ है, ये जो दिखा रहा है ये आपका विड्थ दिखा रहा है, और डी क्या है डेप्थ दिखा रहा है, दो चीज दिखा रहा है। अब कह रहा है इसमें आपको कि अगर आपका वेल्ड इस तरह का, तो जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे देंगे, P बाय P जो डायरेक्ट लोड आया, ठीक है, P मेरा क्या है डायरेक्ट लोड है, और डायरेक्ट लोड को डिवाइड कर दिए 2B क्या है के लिए डिवाइड किए, एक B नीचे का एक B ऊपर का, प्लस क्या किए TB, यानी इस पूरे के पूरे वेल्ड का लेंथ ले लिए। अब B प्लस B क्या होगा, पूरा लेंथ हो गया, इनटू T कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, पूरा जो वेल्ड का एरिया है यानी कि इफेक्टिव वेल्ड का एरिया वो निकल जाएगा। इस पूरे लेंथ के संग अगर हम ये थिकनेस को गुना कर देंगे यानी थ्रोट का थिकनेस को, तो मेरा कितना मेरा वेल्ड का एरिया इफेक्टिव है इस लोड को रेजिस्ट करने में, डायरेक्ट लोड को, वो हमको पता चल जाएगा ना, तो वही हम निकालें यहाँ पर। ठीक है, ये था मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस। अब मेरा स्ट्रेस जो वेल्ड में जनरेट हो रहा है किसके कारण से, ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट भी तो कुछ तरह का आपको क्या बोलते हैं स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। इस ट्विस्टिंग मूवमेंट की चलते जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे is the maximum the stress in the weld due to the twisting moment is the maximum in the weld at the extreme distance from the center of the gravity of the group of the weld and acts in the direction perpendicular to the radius vector। ठीक है, the maximum stress due to the moment is equal to the maximum stress होगा वो कैसे दिया जाएगा। अब बोल्ट के केस में हम बताए थे कि जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो होता है बोल्ट के पूरे ग्रुप का, उस ग्रुप से जैसे जैसे बोल्ट का दूरी बढ़ते जाएगा बोल्ट में स्ट्रेस बढ़ते जाएगा बेंडिंग के चलते, बताए थे। सेम यहाँ भी यही क्लास, सेम यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आपका पूरे के पूरे वेल्ड ग्रुप से दूरी बढ़ते जाएगा आपका वेल्डिंग का, ठीक है ना, वैसे वैसे स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज करते जाएगा उसमें। ठीक है, जो सबसे दूर होगा उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा, जो सबसे नजदीक होगा उसमें सबसे कम स्ट्रेस होगा। तो QS जो होता है, QS या QI है जो भी हो, हम देख लीजिएगा, हमको साथ में हमको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो Q जो है वो ये दिया गया है P इंटू E, यानी कि जो भी लोड है उसको गुना कर दिया है उसके एसेंट्रिसिटी से, उसके बाद उसको गुना किया गया है R से। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ द एक्सट्रीम वेल्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बोल्ट। जो एक्सट्रीम बोल्ट है, एक्सट्रीम बोल्ट बोले, जो एक्सट्रीम वेल्ड है उस एक्सट्रीम वेल्ड का जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक ये एक्स एक्सिस बनाया गया है, यहाँ पर ये एक वाई एक्सिस बनाया गया, तो इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी यहाँ पर लाई कर रहा है। इस सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से यहाँ तक का जो दूरी है यानी एक्सट्रीम वेल्ड कौन सा होगा, एक्सट्रीम वेल्ड मेरा कोना वाला ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी सबसे ज्यादा है, ये मेरा क्या हो गया एक्सट्रीम एंड हो गया। इस एक्सट्रीम एंड का दूरी कितना है R। ठीक है, ये जो R दूरी है ये हम निकाल लेंगे। अब हम इससे गुना कर देंगे, किससे, IZZ से कर देंगे। IZZ क्या है, IZZ है क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे सम कर देंगे। IZZ इक्वल टू जो भी SS डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इस वेल्ड का, प्लस IYY जो Y डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उन दोनों का सम। ठीक है ना, तो वेक्टर सम ऑफ द स्पेस क्या होगा, Q इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। ठीक है, जो पूरा सम होगा यानी टोटल जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस क्या होगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, ये Q1 है ये Q2 मान लिया गया, तो Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 cos थीटा
सेफ डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए कि जो शुड बी लेस देन द रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ये सेफ डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए, जो भी रेजिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। द अबव एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू qs इज इक्वल्स टू q2 sin थीटा, qy इज इक्वल्स टू q1 प्लस q2 cos थीटा, ठीक है ना। तो y डायरेक्शन में जो आपका qy आ रहा है, एक्सप्रेस आ रहा है, वो q1 प्लस q2 cos थीटा आ रहा है। देखो q इज इक्वल्स टू qx स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर, x और y डायरेक्शन में जो आ रहा है आपको मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, उसके लिए x और y में जो स्पेस आ रहा है उसको आपको जोड़ के करना है इसका। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे, ज्यादा हमको क्लियर हो जाएगा। तो डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी रेजिस्टेड बाय अ ब्रैकेट शोन इन द फिगर। ये एक ब्रैकेट प्लेट है, इस ब्रैकेट प्लेट में ये एक ब्रैकेट प्लेट, ये ब्रैकेट प्लेट है, ये मेरा क्या बोलते हैं सेक्शन है। इस सेक्शन के साथ इसको कनेक्ट किया गया और इसमें ये वेल्ड का कनेक्शन किया गया। लोड कितना दूरी पे काम कर रहा है, लोड का जो एसेंट्रिसिटी है ई, वो है यहाँ से यहाँ तक का लोड का एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको निकालना, इसका जो फिलेट है, ये फिलेट कितना एमएम का दिया हुआ, 6 एमएम दिया हुआ फिलेट का साइज ऑफ द वेल्ड। वेल्डिंग कहाँ हुआ, शॉप में वेल्डिंग हुआ, साइज ऑफ द वेल्ड दिया हुआ 6 एमएम। थ्रोट का थिकनेस क्या होगा, तो जो फिलेट वेल्ड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग मानते हैं कि जो भी मेरा वेल्डिंग हो रहा है, जो भी मेरा वेल्डिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, उसका जो फ्यूजन प्लेट है, यानी दो प्लेट कनेक्टिंग प्लेट है, दो फ्यूजनिंग प्लेट है, उन दोनों फ्यूजनिंग प्लेट के बीच में एंगल मेरा 60 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि एंगल मेरा 60 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, इसी कारण जो कॉस का वैल्यू लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं 0.7। तो थ्रोट का थिकनेस कितना हो गया, मेरा थ्रोट का थिकनेस हो गया 0.7 into 3 4.2 mm। कंसीडर द एरिया ऑफ द वेल्ड व्हिच हैज चैनल शेप, ठीक है ना। अब हम लोग जो एरिया ऑफ द वेल्ड मानेंगे उसको, देखिए इस जो वेल्ड है ये चैनल शेप में है या नहीं है, सी के शेप में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, सी के शेप में, तो हम इसका एरिया मानेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे 320 प्लस 140 प्लस 140, कितना हुआ 140 140 कितना होगा 28 280 280 प्लस 320 600 गुने आपको 4.2, 340 प्लस 4.2 600 गुने 4.2 किए। तो ड्यू टू द सिमेट्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो ब्रैकेट प्लेट है ये सिमेट्रिकल है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर है, तो इसी कारण से क्या होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, वो मिड हाइट पे होगा, ठीक है, इन द वर्टिकल of the vertical wall. Let the centroid be y axis at a distance x from the vertical wall. अब क्या है, मान इसका जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इस y प्लेन पे काम करेगा, कुछ x दूरी पे, इस x पे। तो अब पहले हम लोग x निकालेंगे, तो x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए वही हम सेंट्रॉइड वाला, जैसे हम सेंट्रॉइड निकालते हैं सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा के x निकाल लेंगे। तो 140 गुने 4.2 प्लस 70 गुने 2 बाय 600 गुने 4.2, ये करके x निकालोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 32.67, ठीक है। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालेंगे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या है 1/12 bd3, ठीक है ना। b क्या है, ब्रेथ क्या है, इसका ब्रेथ तुम्हारा जो होगा वो 4.2 होगा, ठीक है। ब्रेथ जो तुम्हारा होगा, असल में जो तुम्हारा वेल्ड, उस वेल्ड का ब्रेथ का बात करें जो काम कर रहा है, जो रेजिस्टेंस कर रहा है, तो वो तो तुम्हारा ये जो ब्रेथ है, तो यहाँ पे ये ब्रेथ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेथ की बात कर रहा है, ये जो थिकनेस है, ये थ्रोट का थिकनेस है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/12 ये थ्रोट का थिकनेस इनटू डेप्थ का क्यूब, तो डेप्थ कितना है यहाँ पर 320 है, तो 320 का होल क्यूब प्लस अब 140 इंटू 4.2 इंटू 160 का होल स्क्वायर, ठीक है। a इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या b इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर जो करते हैं, बच्चे करके निकाल लिए, दो तरफ का था दोनों तरफ करके निकाल लिए आई एक्सेस। ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हैं ना, सेम वही चीज है, बच्चे करके हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे दोनों वेल्ड का मोमेंट निकालने का तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा सेंटर, फिर तुम क्या करोगे इसका आर मैक्स निकालोगे। आर मैक्स कैसे निकालोगे, 160 का होल स्क्वायर करोगे और 140 में से 32.67 होल स्क्वायर करोगे, तो तुम्हारा ये निकल जाएगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं आर मैक्स निकल जाएगा। आर मैक्स निकालने के बाद क्या करोगे, जो तुम्हारा इसका फिर थीटा निकालोगे। थीटा कैसे निकालोगे, 160 डिवाइडेड बाई ये दूरी कर दोगे, 160 ये हो गया, डिवाइडेड बाई ये दूरी करोगे तो तुम्हारा क्या बोलते हैं ये थीटा निकल जाएगा।
तुम्हारा थीटा निकाल लिए। अब एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी क्या होगा, कितना जो तुम्हारा सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इस बेल्ट के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे तुम्हारा कितना एसेंट्रिसिटी है, तो उसके लिए क्या करोगे, 240 प्लस 140, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लोगे और प्लस एक्स एक्सिस से कितना एसेंट्रिसिटी है वो निकालोगे। तो एक्स एक्सिस से एसेंट्रिसिटी मेरा 32.67 है और टोटल जो मेरा क्या बोलते हैं लेंथ वो तुम्हारा है 240 प्लस 140, तो तुम्हारा एसेंट्रिसिटी निकल जाएगा 34.43 ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो तुम्हारा लोड काम कर रहा है वो लोड का जो मान है वो पी किलोन्यूटन है, ठीक है, पी किलोन्यूटन लोड काम कर रहा है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, P इंटू 1000 क्या है, किलोन्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया गया, और टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है 600 गुने 4.2, हम यहाँ पहले निकाल चुके थे 600 गुने 4.2 टोटल एरिया निकाले थे नहीं, 600 गुने 4.2, 600 गुने 4.2 हम यहाँ पर कर दिए, तो इसे हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस निकल लिया। अब फिर शियर स्ट्रेस कितना होगा, एक्सट्रीम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हम Q2 निकालेंगे, तो उसके लिए P इंटू ई इंटू RMS बाय आई डिवाइड कर देंगे, तो P इंटू आई इंटू RMS को 46 पॉइंट ये है, ठीक है, सारा कर दोगे, तो उसके बाद इसको फिर कर दोगे IXS से गुना, आई डिवाइड से गुना कर दोगे, आई डिवाइड क्या है IXS प्लस IYY का होल स्क्वायर, ठीक है, IXS का आई डिवाइड क्या है, आई डिवाइड है तुम्हारा ये है IXS प्लस IYY का जोड़, ठीक है। अब ये हम लोग निकाल लिए, अब यहाँ पे ये निकालने के बाद IXS निकालने के बाद उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये मेरा लोड निकल जाएगा। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 cos थीटा, तो Q1 क्या होगा, तो सब में देखो P का टर्म आ रहा है, Q1 निकाल लिए हम लोग, Q2 निकाल लिए, cos थीटा हमको पता ही है, cos थीटा हम यहाँ पे निकाले थे, थीटा इक्वल टू 56 डिग्री, इसको सबको इक्वेशन के इसमें बैठा देंगे, तो इतना मेरा लोड, इतना मेरा क्या बोलते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा। अब मेरा वेल्ड कितना रेजिस्ट कर सकता है लोड को, तो मेरा वेल्ड जो रेजिस्ट कर सकता है वो जो वेल्ड का रेजिस्टेंस पावर है वो कितना है, Fu/√3 into 1.25 डिवाइडेड बाय Fu/√3 into 1/1.25 1.5 सॉफ्ट वेल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं 410, तो कि अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है वेल्ड का कनेक्शन तो अपने 410 लिया जाता है, ठीक है, √3 कर देंगे और क्या बोलते हैं 1.25 कर देंगे, तो टोटल करोगे एक मिनट, ठीक है, ठीक है, तो वेल्ड रेजिस्ट कितना करेगा, वेल्ड का जो रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हारा इतना होगा, तो वेल्ड का रेजिस्टेंस तुम्हारा इतना निकलेगा, ठीक है। इक्वेटिंग द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द रेजिस्टिंग स्ट्रेस, तो जो हमारा मैक्सिमम जो स्ट्रेस आया था ये यानी 1.64 उसको रेजिस्टिंग स्ट्रेस से तुम कर दोगे इक्वेट, तो तुम्हारा कितना लोड तुम मैक्सिमम ले सकते हो वो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये बना लेना। फिर उसी तरह तुम्हारा एग्जांपल 4.7 है, 4.8 ये सब अलग-अलग एग्जांपल है, ठीक है, इसको तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बुक आपके पास भेजा हुआ है, बुक भेजा हुआ है ना सबके पास, हाँ ठीक है, बुक भेज, क्या चीज, क्या हुआ, किस में, इस बुक में क्या, तो बता देना कौन कौन सा पेज नहीं, ठीक है, फिर से भेज देंगे, अगर नहीं पेज हो तो वो बता देना, मेरे पास बुक है भी, मेरे पास क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी में भी है, तो हार्ड कॉपी में तुमको भेज देंगे, ठीक है, तो पेज नहीं होगा। अब आज लोग हम लोग डिस्कस करते हैं टेंशन मेंबर के बारे में। टेंशन मेंबर क्या है, टेंशन मेंबर को हम लोग टाई मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। टेंशन मेंबर होता है क्या चीज, टेंशन मेंबर वैसा स्टील का मेंबर को कहते हैं जो कि लोड लेता है वो टेंशन में लेता है, वो टेंसाइल फोर्स उस पर एक्ट करता है, तो वैसे मेंबर को टेंशन मेंबर कहते हैं। ऐसा स्टील का मेंबर जो कि जो लोड लेता है या जो फोर्स लेता है वो टेंसाइल फोर्स लेता है, उसको हम टेंशन मेंबर कहते हैं, ठीक है ना। द फॉर्म ऑफ टेंशन मेंबर, जो फॉर्म होता है किसी भी टेंशन मेंबर का, वो बहुत हद तक क्या बोलते हैं कैसा स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चर में कहाँ पर वो इस्तेमाल होने वाला है और किस तरह से उसको ज्वाइंट कर रहे हैं,
तो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि हमको आई सेक्शन लेना है, हमको राउंड बार लेना है, हमको क्या बोलते हैं फ्लैट लेना है, या क्या बोलते हैं चैनल लेना है, क्या लेना है, मेंबर का शेप क्या होना चाहिए, वो ज्यादातर गवर्न करता है कि उस मेंबर को हम लोग कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का जॉइंट लगा कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अलग अलग तरह का क्या बोलते हैं सेक्शन होता है, कि ये एक सेक्शन है राउंड बार है, ये फ्लैट है, ये क्या बोलते हैं एंगल है, ये दो एंगल है बैक टू बैक ज्वाइन किया गया है, ये दो चैनल को बैक टू बैक ज्वाइन किया गया है, ये फिर इस तरह से एक सेक्शन, इस तरह से एक सेक्शन है, ठीक है, अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है टेंशन मेंबर? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर इज द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी डिजाइन स्ट्रेंथ होगा किसी भी टेंशन मेंबर का वो कम होगा, सबसे कम होगा, किस चीज से कम होगा? डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब इन सब में से यानी कि ये तो तीन जो है ना, ये तीनों में जो सबसे कम वैल्यू आएगा ना वही तुम्हारा डिजाइन स्ट्रेंथ होगा किसी मेंबर का। तो पहला क्या है, पहले तुम निकालोगे कि डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ द ग्रॉस सेक्शन। तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा ग्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारा मेंबर इस्तेमाल करो उस पूरे के पूरे मेंबर का जो ग्रॉस सेक्शन एरिया उसका डिजाइन स्ट्रेंथ, यानी मान लो कि अगर तुम ये मेंबर इस्तेमाल कर रहे हो, इस मेंबर का जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, यानी कि ये पूरा का पूरा मेंबर का जो स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ को तुम निकालोगे कि हाँ इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो इसका जो स्ट्रेंथ निकलेगा उसका स्ट्रेंथ निकालोगे यील्डिंग में। पहला कि ये करोगे। दूसरा क्या करोगे, रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, जिस पॉइंट पे अलग अलग तरह का कनेक्शन करते हो तो कनेक्शन के एरिया पे तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करता है। कनेक्शन जहाँ पर कहीं की हो वो जगह तुम्हारा क्रिटिकल होता है, ठीक है। जहाँ पर बोल्टिंग की हो तो बोल्टिंग का क्रिटिकल एरिया है, ठीक है। वेल्डिंग की तो वेल्डिंग का क्रिटिकल जगह था, तो उस क्रिटिकल जगह पे तुम्हारा रप्चर स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। फिर क्या है ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, कि ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ कैसा, पूरे एक ग्रुप में जैसे कि मान लो कि एक ग्रुप बोल्टिंग की तो उसमें पूरे ग्रुप का जो स्ट्रेंथ क्या है उसको ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। अब क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ जो यील्डिंग, तो डिजाइन स्ट्रेंथ जो यील्डिंग के द्वारा दिया था वो दिया था TDG एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो भी मेरा क्रॉस सेक्शन उसका पूरा एरिया जो भी मेंबर हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो मेंबर इस्तेमाल कर रहे हैं टेंशन मेंबर में, उस टेंशन मेंबर का पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया उसको गुना कर देंगे उसकी यील्ड स्ट्रेस से और उसको डिवाइड कर देंगे गामा m0। गामा m0 क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है फेलियर में इन टेंशन, तो गामा m0 को लेते हैं 1.1 यील्डिंग के केस में, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू द रप्चर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। जैसे कि चैप्टर 3 में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे, तो दिस स्ट्रेंथ फॉर प्लेट, अगर जो रप्चर स्ट्रेंथ होता है प्लेट में, ठीक है, तो रप्चर स्ट्रेंथ प्लेट के लिए क्या होता है, TDN होता है 0.09 AN/FU by गामा ml, ठीक है। गामा ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। AN क्या है, नेट इफेक्टिव एरिया है जो क्रिटिकल सेक्शन, जो भी क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पर नेट इफेक्टिव एरिया क्या होगा। अब नेट इफेक्टिव एरिया कैसे निकालते हैं, जो भी मेरा प्लेट का ब्रिज रहता है उस प्लेट के ब्रिज में से, मान लो मेरा प्लेट का ब्रिज भी है, उसमें से हम लोग घटा देंगे कि कितना नंबर ऑफ द होल्स है, ठीक है। बोल्ट के लिए जो होल किए हैं उसको घटा देंगे, प्लस समेशन कर देंगे PSI/4GI, ठीक है। वो क्या है, पिच का जो दूरी होता है उसको उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय गेज का दूरी। तो इस तरह से करके हम लोग करते हैं, निकालते हैं नेट इफेक्टिव एरिया क्रिटिकल सेक्शन पे। अब अलग अलग जैसे कि बोल्ट का कनेक्शन है, मान लो कि एसेंट्रिक कनेक्शन है, ठीक है। एसेंट्रिक कनेक्शन में तुम कनेक्शन कर लिए, एक बोल्ट ऐसे कनेक्ट किए, एक बोल्ट ऐसे कनेक्ट किए, या स्टैगर्ड कनेक्शन किए, तो स्टैगर्ड कनेक्शन में तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा दूरी रहता है गेज का दूरी और पिच का दूरी, उस हिसाब से तुम क्या बोलते हैं निकाल लोगे, ठीक है। फिर थ्रेडेड एरिया, जो थ्रेडेड रॉड्स रहता है या बोल्ट रहता है, थ्रेड मतलब जहाँ पर तुम्हारा गुना बना रहता है। गुना मतलब कि जहाँ पर जो नट चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक बोल्ट लोगे और एक नट लोगे, तो बोल्ट का जो नीचे वाला पार्ट रहता है जहाँ पर क्या बोलते हैं रिंग्स बना हुआ रहता है, उस रिंग्स पे क्या करते हैं हम लोग नट को चढ़ाते हैं। तो वो वाला एरिया के लिए, तो वो वाला एरिया के लिए क्या है, TDN = 0.9 AN/FU by गामा l। तो थ्रेडेड एरिया के लिए क्या होता है, थ्रेडेड एरिया के लिए हम लोग करते हैं π/4 D - 0.932 P स्क्वायर, ठीक है। P क्या है, D - 0.09382 P का होल स्क्वायर, जहाँ P क्या है, पिच है थ्रेड का, और ये किसके बराबर है, ये है ज्यादातर क्या बोलते हैं 0.78 π/4 D स्क्वायर। ये ISO इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, ठीक है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड के लिए इनको क्या कहते हैं 0.78 π/4 D स्क्वायर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये सब चीज आपको पता है, हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर थ्रेड वाला एरिया है तो उसके लिए हम π/4 D स्क्वायर × 0.78 लेते हैं। अब सिंगल एंगल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंगल एंगल क्या है, सिंगल एंगल होता है ये वाला,
फिगर 5.2 रेफर कर लीजिए। ये सिंगल एंगल है, ठीक है। सिंगल एंगल में कैसे, एक तो आपको ये हुआ वेल्डिंग कनेक्शन, ये वेल्डिंग कनेक्शन का है, ये आपको वोल्टेज कनेक्शन का है। पहला वाला जो है वोल्टेज कनेक्शन का, दूसरा वाला आपको वेल्डिंग कनेक्शन का। यहाँ पर देखिए फिलेट वेल्ड से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर बीच में बोल्ट लगा दिया गया, ठीक है। एज द इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग इज लेस, जो इफेक्टिवनेस होता है जो आउटस्टैंडिंग लेग का, तो कनेक्टिंग लेग क्या हो गया, कनेक्टिंग लेग मेरा ये है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लेग मतलब क्या है, जो बाहर में खड़ा हुआ है, जो भी लेग बाहर में, जो कि अनकनेक्टेड है, घसट प्लेट के, घसट प्लेट से अनकनेक्टेड लेग को कहेंगे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लेग कौन सा, बाहर है, आउट है, ठीक है। कनेक्टिंग लेग कौन सा, ये कनेक्टिंग लेग है। तो the design strength as governed by the rupture at the net section is, तो जो नेट सेक्शन पे जो क्या बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ वो कैसे गवर्न होगा, 0.9 ANC FU by gamma M1 प्लस बीटा AG नॉट FY by gamma M2, ठीक है। ANC क्या है, नेट एरिया ऑफ द कनेक्टेड लेग, जो भी कनेक्टेड लेग है यानी कि जो पावर कांटेक्ट में है, या जो क्या बोलते हैं जो साइड कांटेक्ट में, उस कांटेक्ट वाले साइड का नेट एरिया ले लेंगे। और A0 क्या है, जो तो आपका आउटस्टैंडिंग लेग है, आउटस्टैंडिंग लेग यानी ये वाला लेग है, इसका ग्रॉस एरिया ले लेंगे और इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, फॉर्मूला में डाल के निकाल लेंगे। बीटा का है कि लिए बीटा क्या बोलते हैं लेग, क्या बोलते हैं लेंथ, अगर अब जॉइंट अगर ज़्यादा है उसके लिए बीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो बीटा का भी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। बीटा का वैल्यू डाल दो, बीटा इक्वल टू 1.4 0.067 W/T FU है FY by FU BS by LC, ठीक है। तो W क्या है, width of the outstanding leg, BS क्या है, shear lag width, LS क्या है, length of the end connection, that is distance between the outermost bolt in the mid joint measured along the, ठीक है। T क्या है, thickness क्या है, thickness of the leg है। अब प्रिलिमिनरी डिजाइन के लिए IS कोड रेकमेंड करता है, स्टार्टिंग यानी कि डिजाइन के लिए क्या करता है IS कोड TDN यानी कि T डिजाइन स्ट्रेंथ को, जो बोल्ट का है TD बोल्ट का बोले जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं यील्डिंग में, तो वो क्या है, वो दिया जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ जो आपका रप्चर में है वो दिया गया है A × AN FU by gamma L, ठीक है ना। सॉरी AN नहीं, अल्फा है, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू कितना, 0.641 और 2 वोल्ट, 0.7 for 3 वोल्ट एंड 0.8 for 4 और मोर वोल्ट, ठीक है ना। अलग अलग वोल्ट के लिए नंबर ऑफ द वोल्ट जैसे जैसे चेंज करेगा उसके लिए अलग अलग अल्फा का वैल्यू होगा। AN क्या है, नेट इफेक्टिव एरिया है, FU क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, गामा M है, ठीक है। अब अदर सेक्शन क्या है, द रप्चर स्ट्रेंथ TDN of double angle channel I section etc will be calculated by the same equation as for single angle but with BS taken from the farthest end of the outstanding leg to the nearest bolt या weld line, ठीक है ना। अब अगर अलग अलग जैसे कि होगा, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप डबल एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, आई सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वही सिंगल एंगल वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। मगर क्या करना है, उसके जो BS है उसको जो सबसे फार्देस्ट एंड रहेगा, सबसे आउटर एज रहेगा, उस फार्देस्ट एज के लिए कि मान लेते कि ये लेग है, ठीक, ये लेग है, इस लेग के सबसे जो फार्देस्ट एंड है उससे क्या है जो बोल्ट लाइन रहेगा उसका का दूरी का आपको लेना है, ठीक। यानी कि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये दूरी को लेना है। The farthest strength of the outstanding leg to nearest bolt line या weld line in connecting leg, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर, अब ब्लॉक शियर क्या है, अब बहुत सारा जब क्या बोलते हैं कनेक्शन रहता है, दो से ज्यादा बोल्ट रहता है, तो उनके कारण क्या बोलते हैं एक तरह का शियरिंग स्ट्रेंथ, एक तरह का शियरिंग रेजिस्टेंस डेवलप करता है। At the connected end, failure of a tension may occur along a path involving shear along one plane and tension on परपेंडिकुलर प्लेन अलोंग द फास्टनर, ठीक है ना। जहाँ पर कनेक्टेड एंड रहेगा वहां पर क्या है कि फेलियर हो सकता है किसी टेंशन मेंबर का, कहाँ पर, किसी भी टेंशन मेंबर का फेलियर हो सकता है, कहाँ पर, जहाँ पर आपका जो पाथ होता है शियर का वो एक प्लेन में हो और टेंशन है ना उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो, ठीक है ना। टेंशन ऑन अ परपेंडिकुलर प्लेन अलोंग द फास्टनर, ठीक है। यानी कि एक प्लेन है, एक प्लेन में आपको क्या बोलते हैं, आपको जो शेयर फोर्स लगा और ठीक उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है जहाँ पर क्या बोलते हैं आपका फास्टनर लग रहा है उसमें आपको टेंशन है, तो उन दोनों के चलते क्या होता है कि आपका जो टेंशन मेंबर है वो फेल कर सकता है, ठीक है।
तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज ब्लॉक फेलियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो बोल्ट है यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन है, इसमें एक तरफ तो आपको शियर लग रहा है, ठीक है, अलोंग 1 1 एंड 2 2 3 4 वेयर टेंशन फेलियर ऑफर्स अलोंग 2 3, ठीक है। देखिए फिगर 5.3 को रेफर कीजिएगा, तो जो शियर फेलियर होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा, शियर फेलियर होगा 1 2 के अलोंग में एंड 3 एंड 4 के अलोंग में। इसके अलोंग में आपको क्या बोलते हैं, टेंशन फेलियर होगा। यहाँ सॉरी यहाँ पर ये शियर फेलियर होगा, यहाँ पर ये शियर फेलियर होगा 1 2 में और 3 4 में, और ये टेंशन फेलियर होगा आपको यहाँ पर इस फिगर में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर नीचे एक प्लेट लिया गया है, उसके ऊपर एक प्लेट लगा के, यानी कि दो प्लेट को लैप जॉइंट करके कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। ये दो प्लेट को लैप जॉइंट करके कनेक्ट कर दिया गया, और लैप जॉइंट कनेक्ट करने के बाद अब इसमें आपको जो शियर फोर्स होगा वो कहाँ कहाँ पर काम करेगा, शियर फेलियर और टेंशन फेलियर कहाँ कहाँ होगा। तो इसके पॉइंट 1 और 2, यानी कि इसके 1 से लेके 2 में और 3 से लेके 4 में इस लाइन के अलावा में आपका क्या होगा, आपको शियर फेलियर होगा। और टेंशन फेलियर कहाँ पर होगा, टेंशन फेलियर होगा 2 और 3 के अलावा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टेंशन फेलियर होगा। अब दूसरा केस है क्या थी, दूसरा केस है कि इसमें एक आपको एंगल है, ये एंगल को जैसे कि यहाँ पे था ना सिंगल एंगल, इस सिंगल एंगल को यहाँ पर गसेट प्लेट से कनेक्ट किया गया। सेम केस यहाँ पे एक सिंगल एंगल को कनेक्ट किया गया है गसेट प्लेट के साथ। तो इस केस में जो आपका जो फेलियर होगा वो कहाँ पर होगा, इस केस में जो आपका फेलियर होगा वो होगा कि शियर फेलियर होगा अलोंग 1 2, ठीक है ना। 1 और 2 के अलोंग में आपका शियर फेलियर होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका शियर फेलियर होगा, और 2 से लेके 3 में क्या है आपका टेंशन फेलियर होगा, ठीक है। IS 800-2007 रेकमेंड करता है ये अलग अलग वैल्यू जो क्या बोलते हैं ब्लॉक शियर के लिए काम आता है, ठीक है ना। और इनमें से जो भी वैल्यू कम होगा उसको हम लोग लेंगे। अब ये वैल्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, अगर क्या बोलते हैं कोड अगर अलाउ करो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कोड अलाउ नहीं करता आपको याद करने का जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो 5.2 का जो फिगर है ना वो ये है कि देखो इसमें कनेक्शन ये है, ठीक है, ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। ये कहाँ गया है, ये ऐसा कनेक्शन है, जैसे ये कनेक्शन किया हुआ है ना, एक कनेक्शन एक प्लेट ऐसे लगा हुआ है, एक प्लेट ऐसे लगा हुआ है। ये है मेरा गसेट प्लेट, जो नीचे में जो सबसे बड़ा प्लेट दिख रहा है ना वो बड़ा वाला प्लेट ये है, इसको गसेट प्लेट कहते हैं। और ये मेरा कनेक्टिंग प्लेट है, ये मेरा कनेक्टिंग एंगल है। तो देखो ये जो एंगल का जो आउटस्टैंडिंग लेग है ना, जो बाहर जो निकला हुआ जो लेग है जो कनेक्टेड नहीं है वो ये है, ये नीचे वाला ये दिख रहा है ना, दो को जो लाइन दिख रहा है, ये दो को लाइन क्या है, ये बाहर में जो निकला हुआ है वो है, ये मेरा गसेट प्लेट है जिसको कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब तुम इसमें फोर्स लगा रहे हो तो इसमें जब अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है। अब ये टेंसाइल लोड लगने के कारण क्या हो रहा है, ये जो 1 और 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 और 2 इस लाइन के अलोंग में तुमको लग रहा है शियर फोर्स, इस लाइन के अलोंग में लग रहा है शियर फोर्स, और इस लाइन के अलोंग यानी 2 और 3 के अलोंग में लग रहा है टेंशन फोर्स, बस इतना ही, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 और 2 के और 3 और 4 के अलोंग में क्या लगा था, 2 को शियर फोर्स, और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में लगा था टेंसाइल फोर्स, ठीक है। फोर बहुत दूर है इस कारण से नहीं लगा, फोर के वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे जनरेट नहीं हो रहा किसी तरह का स्ट्रेस, फोर के वहां पे जनरेट नहीं हो रहा स्ट्रेस के कारण से। ये लोग पेपर में है। ये अब क्या होता है, देखो इसमें इसका बहुत हद तक का कारण क्या होता है मालूम है, जब क्या बोलते हैं जब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करता है ना, ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग जब लोग करते हैं तो लोग वहां से लोग क्या बोलते हैं मॉडलिंग करके निकालते हैं, अलग अलग सेक्शन में करेक्शन करेंगे तो किसमें तो ये उससे आता है, ठीक है ना। अब तुम पूछोगे कि सर ये कोड में ये चीज कहाँ से लिखा, सर ये 0.9 कैसे आया, ये कैसे, ये सब मेरे स्कोप के बाहर की, ये जो क्या बोलते हैं जो हायर क्या बोलते हैं एनालिसिस करता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये फील्ड में क्या बोलते हैं एमटेक या पीएचडी करता है, या बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये सब चीज निकलता है, ठीक है। ये सब चीज मेरे भी स्कोप के बियॉन्ड है, ये रिसर्च से निकला हुआ क्या बोलते हैं इक्वेशन से, रिसर्च निकला हुआ क्या बोलते हैं ये सब चीज कोएफिशिएंट्स और पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है।
गया, आज की क्लास यहीं पे करते हैं। कल आप लोग सबका सब क्या बोलते हैं, ठीक है, कल आप लोग क्या बोलते हैं, कल आप लोग इसी टाइम पे आ जाइएगा।